नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फो कैप्सूल पर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इन्फो कैप्सूल के द्वारा आप सभी को यूपीएससी की तैयारी कराने के लिए काफ़ी जोर दिया जा रहा है, ठीक है। और इसी चैनल के माध्यम से हम आप सभी के साथ जुड़ रहे हैं। मेरा नाम है अमन सर और हम आप सभी के साथ आज अपने इस प्लेटफॉर्म पर पहला लेक्चर लेकर के पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर लेकर के आए हुए हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, हम पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान के बारे में आज पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें अगर किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना है तो उसका हिस्ट्री जान लेना, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में यदि हम पढ़ते हैं तो उसका हिस्ट्री जान लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए हम लोग उसके हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करते हैं पहले, कि क्या हुआ था और कैसे कैसे क्या चीज़ें परिवर्तन हुई, ठीक है। इसीलिए जो आज का पॉलिटिकल साइंस का ये पहला जो हम लेकर आए हैं चैप्टर लेकर आए हैं, इसका नाम क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑफ इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 हम लोग आज पढ़ेंगे। और ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें पढ़ना है तो एक सेकंड रुकिए, में ले लेते हैं। ठीक, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ना है। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट 1 मैंने किया, इसको 2 पार्टों में मैंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा पार्ट हो रहा था तो 2 पार्ट होंगे तो ज़्यादा सही रहेगा आप सभी के लिए। और ये सब आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल का इन्फो कैप्सूल के नाम से, हमारे प्ले स्टोर पर भी एक ऐप इन्फो कैप्सूल के नाम से ही है, ठीक है। तो इसको आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं और वहाँ पर आप कोर्सेज परचेज़ कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए हम बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे। जो भी पढ़ाई जाएगी आप सभी को लोगों को बहुत ही अच्छी चीज़ पढ़ाई जाएगी। आप भरोसा रखिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, क्योंकि अब पेपर का समय आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का आज पहला चैप्टर है और पहला पार्ट है और हम लोग शुरू करते हैं इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने जा रहे हैं तो एक बात हम आपको बता दें कि हम पढ़ेंगे जो है कब से, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई। क्या आई है? ईस्ट इंडिया कंपनी जब से इंडिया में आई हुई है तब से हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं के आने पर एक जो है एक मतलब एक रेगुलरिटी दिखाई दी है किसी भी पॉलिटिकल, मतलब किसी भी कानून में, किसी भी लॉ में, ठीक है। हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ क्यों रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का मतलब है हम लोग का लॉ पढ़ना और उसके जो भी रेगुलेशंस है, जो भी आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ना, ठीक है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको पढ़ना। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं एक मतलब नियमित रूप से जो आए हुए हैं वो कब से आए हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में कब आई थी? कब आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी? 1600 एडी में, ये याद रखना। कब आई थी? 1600 एडी में आई थी, लास्ट दिसंबर में, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद जो भी हमारे पॉलिटिकल राजनीतिक मतलब ये में जो बदलाव हुए हैं, जो भी राजनीतिक पहलू में बदलाव हुए हैं, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं आज के पहले चैप्टर पर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर। और इसमें देखते हैं कि मैंने एक इसमें हेडिंग डाली हुई है, ईयर 1600 एडी यानी 1600, ठीक है। और हाँ, एक बात और बता देना चाहते हैं आप सभी के लिए, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेजेस में है, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। तो आप सभी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदी वाले हिंदी में देख लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी इसको देख लग सकते हैं, ठीक है। हम समझाने की कोशिश जो करेंगे हिंदी में करेंगे, ठीक है। समझाने की कोशिश करेंगे हिंदी में, क्योंकि ईजी लैंग्वेज होता है जो आप सभी को समझ में आ जाए, ठीक है। वर्ष 1600 ईस्वी, 1600 एडी में हम लोग बात कर रहे हैं। तो 1600 एडी में क्या हुआ? सबसे पहला काम क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी आई है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई व्यापारी के रूप में। किसके रूप में? व्यापारियों के रूप में आई है। याद रखिएगा, ट्रेडर्स के रूप में आए थे, ये व्यापार करने के रूप में आए थे। ये हमें भी लग रहा है, ठीक है, ये उनको भी है। और उनको एक मिला है एक्सक्लूसिव लाइसेंस, ठीक है, जिसे हिंदी में कहा गया अनन्य लाइसेंस। इसको क्या बोला गया? एक्सक्लूसिव लाइसेंस, ठीक है। एक्सक्लूसिव लाइसेंस इनको मिला है। एक्सक्लूसिव लाइसेंस का मतलब आप ये एक हिसाब समझ लीजिए, इनको हम बोल सकते हैं मोनोपोली। क्या बोल सकते हैं? मोनोपोली बोल सकते हैं। मोनोपोली का मतलब एकाधिकार, ठीक है। अब इनको एकाधिकार का मतलब ये हो गया कि केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में कंपनी प्रशासन चला सकती है। सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में कंपनी प्रशासन चला सकती है, इसीलिए इसको मोनोपोली बोला गया है। एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। आप जाइए वहाँ पे जितना भी ट्रेड हो सके करिए, ठीक है। अच्छा, किसी चीज़ को अगर लाइसेंस दिया जाएगा, किसी को अगर लाइसेंस दिया जाएगा तो उसको क्या दिया जाएगा? वहाँ से उसको रेगुलेट किया जाए। कोई कंपनी आपने मतलब किसी को लाइसेंस दे दिया तो आप उसको क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तो रेगुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? एक रूल बनाएंगे, उसे रेगुलेटिंग एक्ट भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट कह देते हैं, जो आप रूल बनाएंगे, या चार्टर एक्ट कह देते हैं, ठीक है।
चार्टर एक्ट हो जाएगा। चार्टर एक्ट के तहत आप लोगों को क्या होगा, यहाँ से एक रूल बनेंगे और इस रूल के तहत क्या होगी, आपकी कंपनी रन करेगी। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गया, इसको एक नाम और देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। क्या देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट, EIC एक्ट में लिख दे रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट इसको नाम देते हैं। ठीक है, ये हमारी 3 चीजें हो गई, आपको याद हो जाएगा। 1600 ईस्वी में आई हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक व्यापारी के रूप में आई, इसको एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिला, यानी अनन्य लाइसेंस, यानी एकाधिकार मिला इसको। ठीक है, एकाधिकार का मतलब क्या हुआ, एकाधिकार का मतलब हुआ सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी यहाँ पर वो कर सकती है, कंपनी मतलब चला सकती है, और कोई मतलब ब्रिटिश की और कोई कंपनी यहाँ पर आकर के ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, व्यापार नहीं करेंगे। चार्टर क्या था, यह एक व्यापार करने का लाइसेंस है। इसमें देख लेना चार्टर का मतलब क्या होता है। चार्टर आप लोग बहुत सुने होंगे, चार्टर का मतलब क्या होता है ये आप सुन लीजिए। इसमें क्या है, एक लाइसेंस करने का या एक व्यापार करने का लाइसेंस है। यह उनकी रानी द्वारा दिया जाता था। किनके द्वारा दिया जाता था, उनकी रानी द्वारा दिया गया था। इसीलिए इस चार्टर एक्ट को रॉयल चार्टर के रूप में भी जाना जाता है। पूछा जाएगा कि वाई चार्टर इज नोन एज रॉयल चार्टर एक्ट। ठीक है, वाई चार्टर इज नोन एज रॉयल चार्टर एक्ट, देन बिकॉज इट इज गिवन बाय हर मैजेस्टी। हर मैजेस्टी मीन्स यहाँ पर ये इसका मतलब ये हर मैजेस्टी का मतलब हो गया उनकी रानी के द्वारा दिया जाता था, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, रॉयल चार्टर एक्ट कहा जाता था, क्योंकि ये रॉयल फैमिली के लोगों के जरिए दिया जाता था। ठीक है, यह एक एक्ट था, एक लाइसेंस था, जिससे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर इंडिया में ट्रेड कर सकती थी, व्यापार कर सकती थी। अगला हम लोग चलते हैं दीवानी राइट्स। ठीक है, दीवानी राइट्स देखिएगा, दीवानी राइट क्या होते थे, दीवानी अधिकार, इसको हिंदी में भी हम कर दे रहे हैं, देख लीजिए। दीवानी अधिकार क्या हुआ, दीवानी अधिकार आया कब, 1765 में आया है दीवानी अधिकार। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, 1600 ईस्वी पढ़े हैं। ठीक है, 1600 के बाद इतना ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब इतनी मजबूत नहीं थी, इतनी मजबूत नहीं थी कि उसे कोई अधिकार दे दिया जाए। ठीक है, अभी वो ट्रेड करने के लिए वो क्या करते थे, राजा के पास आते थे और राजा से मतलब उनका चापलूसी करते थे। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी 1600 ईस्वी से लेकर के 1700 कुछ तक, मतलब ये जो है ना मिडिल 1750 तक हम कहते हैं, इतनी स्ट्रांग नहीं थी। ठीक है, इसके बाद जो इसका 2 युद्ध हुआ है। ठीक है, 2 बैटल जो हुए हैं, एक आपको याद होगा 1757 का बैटल। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 का बैटल हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें सिराजू जो थे, सिराजुद्दौला वगैरह थे जो थे, उनको हारा गया था। ठीक है, हारे थे। तो एक जो ये बैटल हुआ था प्लासी का युद्ध, उसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल आ गया था 1764 का। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। इनके बारे में हम लोग डिटेल में ज़्यादा पढ़ेंगे, किसमें, हिस्ट्री में। ठीक है, तो अभी इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें बस ये देखना है कि जो 2 बैटल हुए, 1757 का बैटल हुआ है, 1764 का बैटल हुआ है, इन 2 बैटल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ये अपने आप को एक बहुत ही मजबूत कंपनी के तौर में और एक अब यहाँ पर राज्य करने के तौर में, ठीक है, यहाँ पर एक क्या हुआ, वो मतलब यहाँ पर एक एम्पायर अपना बनाने के तौर पर अब यहाँ पर रहने लगी। और उसे क्या मिल गया, 17 जब ये बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर हुआ है। ठीक है, 1764 वाला जब ये हुआ है बैटल, इसके बाद उसको क्या मिल गया, दीवानी राइट्स मिल गए। क्या मिले, दीवानी राइट्स। और ये पूछा जाएगा दीवानी राइट्स कब आएगा, पहला क्वेश्चन तो स्टेट में ये पूछ लिया जाता है कि दीवानी राइट्स कब आया था, तो 1765 में। कब आया दीवानी राइट, 1765 में आया है दीवानी राइट। अच्छा, ये दीवानी राइट है क्या, ये दीवानी अधिकार क्या है, ये 2 अधिकारों का मेल है। ठीक है, 2 अधिकार मिलाकर के दीवानी अधिकार बनते थे। एक था नागरिक अधिकार, जिसे बोलते हैं सिविल राइट्स। ठीक है, नागरिक अधिकार यानी सिविल राइट। नागरिक अधिकार का मतलब हो गया कि नागरिकों के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, अब उसको भी ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करेगी। ठीक है, अभी ये मेनली कहाँ चल रहा है, ये मतलब बंगाल में चल रहा है। मेनली कहाँ पर चल रही है, बंगाल में चल रहा है। अब यहाँ पर जो उसको दीवानी राइट्स मिले हैं बंगाल में दीवानी राइट्स मिलने का मतलब ये हो गया है कि अब ये जो है नागरिकों के ऊपर भी, जो वहाँ के लोग हैं उनके ऊपर भी अपना मतलब अधिकार जमा सकती है, रूल एंड रेगुलेशन लगा सकती है। ठीक है, दूसरा क्या है इसका, टैक्स कलेक्शन राइट। टैक्स कलेक्शन राइट ये बहुत ही मेन राइट हो गया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स कलेक्ट करेगी। आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स कलेक्शन राइट कब मिला है, तो 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार के तहत टैक्स कलेक्शन राइट भी दे दिया गया। ठीक है, वहां पर अब ये था ना कि लोग युद्ध हारे हुए तो जो वो लोग कहते इनको मानना पड़ता। अब हम देखते हैं कि कंपनी का क्या हुआ। कंपनी मतलब इसमें क्या हुआ ना, 2-3 चीजें मतलब जो आई हैं, 2 फॉल्ट आए हैं, कुछ इसमें गड़बड़ियां आई हैं। इसमें क्या हुआ है कि कंपनी के अमीर बनने के बजाय, मतलब कंपनी का रईस बनना था, कंपनी को मतलब थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाना था, लेकिन कंपनी ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाई। कंपनी के ज़्यादा पैसा कमाने की बजाय उनके अधिकारी ज़्यादा पैसा कमाने लगे, और अधिकारी क्या हो गए, अमीर बन गए। उनके अधिकारी क्या बन गए, उनके अधिकारी अमीर होते गए। कुछ लोग तो ऐसे थे उसमें कि जो कि उस टाइम मतलब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते थे। ठीक है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते थे। अब आप ये बात सोचिए कि इनके कंपनी के अधिकारी क्या हो रहे हैं, अमीर हो रहे हैं, दुनिया के अमीर हो रहे हैं।
दुनिया में सबसे अमीर हो रहे हैं कंपनी के अधिकारी लोग, लेकिन कंपनी डूबी जा रही है। रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ठीक है, आप लोग बताइए इसके पीछे कारण क्या है कि कंपनी के अधिकारी अमीर होते जा रहे हैं लेकिन कंपनी गरीब बनती जा रही है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही था कि इसमें घूस वाले बहुत ज़्यादा वो चलने लगे। ठीक, घूस वाले मामला बहुत ज़्यादा चलने लगा। यहाँ पर क्या होने लगी, चापलूसी होने लगी। ये लोग सब पैसा मतलब दबा के बैठने लगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट मतलब ये कंपनी थी। ठीक है, इसलिए सब लोग क्या करने, पैसा लगा, पैसा दबा कर बैठने लगे। इसलिए क्या हुआ, अब जो मतलब ये सारे जो केसेस बने हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो घाटे में चलने लगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने क्या किया कि कहा भैया हम 1 मिलियन कुछ पाउंड, 1 मिलियन पाउंड कुछ मतलब एक घाटे में थे उस टाइम। 1 मिलियन पाउंड कुछ घाटे में थे ये। तो यहाँ पर जब ब्रिटेन में, यूरोप में मतलब भेजते हैं, ठीक है, ब्रिटेन में जब भेजते हैं अपने आप के कि भैया हम घाटे में चल रहे हैं, हमें इतना मतलब थोड़ा सा हेल्प चाहिए। अब वहाँ की रानी साहिबा ये सोचती हैं कि ये बताओ, ये तो मतलब यार अजीब बात हो गई, ये अजीब बात हो गई। यहाँ के जो लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, यहाँ के जो कंपनी के अधिकारी वो अमीर होते जा रहे हैं, कंपनी डूबती जा रही है। इसको नियमित रूप से कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसको कंट्रोल करने के लिए ही कंट्रोलिंग एक्ट यानी रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे बोला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट या चार्टर एक्ट, ठीक है, ये लाया गया। चार्टर एक्ट कौन पारित किया, किस लिए पारित हुआ, ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि कंपनी में बहुत ज़्यादा घुसखोरी हो रही थी, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं सही था। ठीक है, अब ये चार्टर एक्ट आ गया है, और चार्टर एक्ट क्या क्या था कि ये हर 20 साल के बाद रेगुलेट होगा। आप सोचिए, आप खुद ही एक कंपनी आपकी, मतलब आप खुद ही यहाँ पर हैं, आप इंडिया में रह रहे हैं, आपकी कोई एक कंपनी है जो बाहर में रह रही है, ठीक है, बाहर में अपना शासन चला रही है। आप इंडिया में रह रहे हैं, आपकी एक कंपनी है जो बाहर में अपना शासन चला रही है, उसको आपको कंट्रोल करना है। तो कैसे आप कंट्रोल करेंगे? उसके लिए कुछ लॉ बनाएंगे, कुछ एक्ट बनाएंगे, ठीक है। वही लॉ और वही एक्ट ब्रिटिशर्स भी बनाए, ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट भी बनाई, ठीक है, किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जिसे कहा गया चार्टर एक्ट। और इसमें यह लिखा गया कि हर 20 साल के बाद इसको रेगुलेट किया जाएगा, इसमें सुधार किया जाएगा, ठीक है, चार्टर एक्ट में। तो आज हम लोग का मेन टॉपिक है, पहले पार्ट का हमारा मेन टॉपिक है कि सारे चार्टर एक्ट के बारे में हम लोग आज पढ़ डालेंगे, ठीक है। मतलब और चार्टर एक्ट आता था कब कब, ये 20 सालों के बाद आता था, ठीक है। तो पहला चार्टर एक्ट या पहला रेगुलेटिंग एक्ट अगर हम जो पढ़ेंगे, तो इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसी का हिंदी वर्जन भी यहाँ पर है, ठीक है। हम हिंदी में बता दे रहे हैं, हिंदी में समझा दे रहे हैं, जिसको किसी में भी दिक्कत हो वो सब कर लेंगे, और ये इसका हम PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आप लोग इसके लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जब तक हम पढ़ाते रहें, आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस पढ़ाई पे और कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए, ठीक है, या जहाँ पर भी जो भी आपको मोबाइल स्क्रीन हो, कंप्यूटर स्क्रीन हो, आपको उसी पे होना चाहिए फोकस, और कहीं पर भी नहीं, ठीक है, केवल सुनते रहिए। 1773 का जो एक चार्टर एक्ट है, अच्छा 20 साल बाद आता था, ठीक है। तो सबसे पहला जो चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट आया वो कब आया, 1773 में। दूसरा कब आया था, दूसरा आया 1793 में, 20 साल बाद आएगा। तो आप लोग खुद ही बता सकते हैं तीसरा कब आएगा, 1813 में। चौथा कब आएगा, 1833 में। पांचवा कब आएगा, 1853 में। उसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आया, ठीक है, इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आया। टोटल 5 चार्टर एक्ट आए हुए हैं, जिसमें से कि पहले को रेगुलेटिंग एक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। एक सेकंड इसको इरेज कर ले। ठीक है, आप लोग बस ये ध्यान रखिए कि आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। देखिए, आपको इसमें सिर्फ पढ़ना है, तो 1773, 1793, 1813, 1833, 1853 पांचों हमें पढ़ के रखना है। भारत में अब इसमें देखना है हमें कि किस किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है यहाँ पर। आप लोग अभी सिर्फ देखिए, इसका नोट्स बनाते जाइएगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा, आपके पास एक प्रॉपर नोट्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए तो जाइए क्या दिया है कि पहला पॉइंट हम लोग ये पढ़ेंगे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को विनियमित करने वाला पहला कदम था। ये तो आप सभी लोग जान गए, पहला कदम था, फर्स्ट एक्ट था 1773 एक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की गठन हुआ, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। ये डेट पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब लॉन्च हुआ, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछा जाएगा, डेट पूछा जाएगा। तो 1774 में इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। किस प्लेस में हुई, कोलकाता में हुई, ठीक है, कोलकाता में हुई इसकी स्थापना। और कोलकाता में कौन सी जगह पर हुई थी, फोर्ट विलियम्स में हुई थी। कहां पर हुई थी, फोर्ट विलियम्स में, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें एक ही लाइन पे कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में कहां पर था, फोर्ट विलियम्स में था।
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1774 में हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना? कोलकाता में बना। ये सारी चीजें एक लाइन से इतने क्वेश्चंस आपके निकल सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। और इसका अब जब सुप्रीम कोर्ट बन गया तो इसमें जज बैठेंगे, और कितने जज थे ये हम लोग देखेंगे। इसमें 4 जज थे। कितने जज थे? इसमें 4 जज थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जो भी लाइन इसमें लिखा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है सबसे पहला मतलब मुख्य न्यायाधीश, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो कौन थे? सर जॉर्ज इम्फे। ठीक है, इले इम्फे नाम था इनका, सर जॉर्ज इले इम्फे। ये जॉर्ज इम्फे कौन थे? पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो आपको पूछा जाएगा कि कितने कोर्ट में, पहले उस सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे? तो 4 जज थे। पहले कौन जज थे? तो जॉर्ज इम्फे थे। ठीक है, अच्छा जब हमारा भारत आजाद हुआ तब बताइए, जब भारत आजाद हुआ है, जो भारत का पहला मतलब जो बना सुप्रीम कोर्ट है, उसमें कितने जज थे? तो 8 थे। कितने थे? 8 थे। एक जो है चीफ जस्टिस और 7 जो है अन्य थे। ठीक है, ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग, अब यहाँ पर जो है मतलब राज्यपालों यानी गवर्नर्स का केंद्रीकरण शुरू हुआ। ये क्या था? अब ये देखिएगा, ये हमारा इंडिया वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर आता था हमारा जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी में बटा हुआ था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और यहाँ पर बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है, अब इनका क्या हुआ? इनके पास 2 पावर थे, एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यपालिका और ये, ठीक है, और लेजिस्लेटिव पालिका, लेजिस्लेटिव माने विधि पालिका। ठीक है, जो भी ये थे कार्यपालिका और ये विधि पालिका, जो भी ये, ठीक है, ठीक है, ये दो इसमें पार्ट में बटे हुए थे। एक मिनट इसमें, ठीक है। तो अब ये इसमें क्या हुआ कि दे वर स्टार्टेड, मतलब इनमें क्या हुआ, अब इनकी पावर को धीरे धीरे किसको देना शुरू हो गया? बंगाल के मतलब बंगाल के गवर्नर को देना शुरू हो गया। ठीक है, जो बंगाल के गवर्नर थे, अब उनके पास मुंबई, इनका जो मुंबई का जो पावर था और जो इसका पावर था, ठीक है, मुंबई की पावर हो गई और मद्रास की पावर हो गई। इसको क्या हुआ? धीरे 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 ये केंद्रीकरण होना शुरू हुआ, सेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड। यहां पर याद रख लीजिएगा, केंद्रीकरण शुरू हो गया है, सेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन, अब केंद्रीकरण स्टार्ट हुआ है। अब ये कब स्टार्ट हुआ? मतलब धीरे धीरे इनकी पावर कहां जा रही है? बंगाल के गवर्नर के पास जा रही है। मैंने बोला है स्टार्टेड, तो ध्यान रखिएगा स्टार्टेड हुआ है, अभी एंडेड नहीं हुआ है। ठीक है, समाप्त नहीं हुआ है। तो सारी की सारी जो लेजिस्लेटिव पावर थी, सारी की सारी जो विधि पावर थी, वो सब किसके पास जाने लगी? वो बंगाल के पास जाने लगे। इसीलिए बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? ये पूछा जाएगा, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले में। अब इसमें कुछ कमियां थी। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? एक सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट होगा किसके बीच में होगा? कंपनी के बीच में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, तो सेटलमेंट अब होने वाला है। सेटलमेंट किसके किसके बीच में होगा? EIC के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, गवर्नमेंट के बीच में, EIC के बीच में ये हुआ कि भैया जो आपने सुप्रीम कोर्ट बना दिया, वो हर काम में दखल अंदाजी देना शुरू कर दिए। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट बन गई थी, मतलब 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट बन गया था, अब ये क्या काम करना शुरू कर दिया? हर काम में दखल अंदाजी देना शुरू कर दिया। ठीक है, किसके काम में? लेजिस्लेटिव के काम में, लेजिस्लेटिव के काम में। ठीक है, अच्छा जो बंगाल के जो गवर्नर बने थे ना, तो जो गवर्नर जनरल बने थे, बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे, इनके पास ना तो चार लोगों की इनके एक मतलब चेयरमैन से बैठाई गई थी। ठीक है, 4 लोग बैठे थे जो इनके काम को क्या करेंगे? निगरानी करते रहेंगे। ठीक है, 4 लोग थे जो गवर्नर के काम को निगरानी करेंगे। गवर्नर यानी वारेन हेस्टिंग्स के काम को निगरानी में रखेंगे। ठीक है, तो ये जो 4 लोग थे, ये कौन थे? ये सब एग्जीक्यूटिव, मतलब ये थे कौन थे? ये एग्जीक्यूटिव पावर वाले थे, यानी कार्यपालिका वाले थे, जो कि लेजिस्लेटिव भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है,
कार्यपालिका वाले हैं जो कि लेजिस्लेटिव भी परफॉर्म करते हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। अब इनके बीच में क्या हुआ, ये सब कोई काम नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का नजर होता था, तो सुप्रीम कोर्ट इन लोगों के किसी भी काम में हस्तक्षेप कर देता था। ठीक है, तो इसी के लिए एक बंदोबस्त अधिनियम बोल सकते हैं हम लोग, या 1781 का एक आया, कौन सा? सेटलमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या हुआ है, सेटलमेंट एक्ट ऑफ मतलब जो 1781 है, इस एक्ट के तहत क्या हुआ, इस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, किससे अलग कर दिया गया? लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव से अलग कर दिया गया, यानी जुडिशियरी को, जुडिशियरी, आप लोग ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, जो लोग पढ़े होंगे उनको थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा होगा। जुडिशियरी को मतलब न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया। ठीक है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर दिया गया। यही है आपका आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 तो यही है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव और मतलब लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो आर्टिकल 50 मतलब यही है, और ये आप इसको जोड़ के देखिए, ये सेटलमेंट ऑफ एक्ट मतलब सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 यही आया था, तो यही समझौता हुई थी इनके बीच में, यही थोड़ी सी कमियां थी। ठीक है, अगला जो था ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। ठीक है, 1784 आया क्या? पिट्स इंडिया एक्ट। अब एक बार हम फिर से रिवाइज कराने जा रहे हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? 1600 पढ़ लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है, ट्रेडर्स ग्रुप में आ गई, इसको एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिल गया था, मोनोपोली का इसका था, एकाधिकार का था इसका। ठीक है, इसको मिल चुका था, इसका एकाधिकार मिला था कि सिर्फ यही ट्रेड करेगी इंडिया में। और इसके बाद क्या हुआ कि 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। ये क्यों आया? क्योंकि वहां पर कंपनी जो है डूबती जा रही थी और वहां के कंपनी के अधिकारी लोग अमीर बनते जा रहे थे, इसलिए 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मतलब बनाया गया। ठीक है, और इसमें 4 जज थे। इसमें 4 जजों में जो मुख्य जज थे मतलब कौन थे? इम्फे थे। ठीक है, लॉर्ड इम्फे करके थे। और इसमें क्या हुआ था कि सेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड हो गया था, सेंट्रलाइजेशन को हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी को हम लोग पावर देना शुरू कर दिए, और इसी में बंगाल के जो गवर्नर थे अब उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग्स बने थे। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें सब लोग अपने याद रखिएगा, रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स बने। उसके बाद क्या हुआ? इनके बाद हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये हो गया। अब उसके बाद सेटलमेंट एक्ट आया। ठीक है, 1773 में आ गए हम लोग, 1600 के बाद। उसके बाद आया 1781, इसमें सेटलमेंट एक्ट आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पावर को और जुडिशरी, इनके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर को अलग कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आया 1784 का एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स, ये इंडिया एक्ट से क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम, पिट्स द यंगर, क्या नाम था उनका? पिट्स द यंगर। ठीक है, यंगर क्यों? क्योंकि इनके एक पिताजी थे, वो भी वो थे मतलब प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इसीलिए इनको पिट्स द यंगर बोला जाता है। 1784 में पिट्स द यंगर मतलब इन्होंने एक एक्ट लाया, पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया उसको 1784 का। इसमें क्या हुआ? इन्होंने ये कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लाइन सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे वाले सभी क्षेत्र ब्रिटिश के कब्जे में हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे वाले सभी क्षेत्र ब्रिटिश के पोजीशन में हैं, यानी ब्रिटिश सरकार के कब्जे में हैं। ठीक है, इस एक्ट के तहत इन्होंने उसका मतलब ये बनाया है, 2 बोर्ड बनाई है, दोहरी सरकार बनाई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि दोहरी सरकार कब आई? दोहरी सरकार कब आई है? तो 1784 में आई है। ठीक है, दोहरी सरकार बनाई गई। इसमें दोहरी सरकार में क्या था? पहला जो गवर्नमेंट होगा वो नियंत्रण बोर्ड यानी कंट्रोल बोर्ड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कंट्रोल बोर्ड बोला जाएगा। और ये कंट्रोल बोर्ड का काम क्या होगा? ये प्रशासनिक निर्णय को देखेंगे। कंट्रोल बोर्ड का मतलब है ये कंट्रोल करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंट्रोल करेंगे, ये काम देखेंगे कौन? कंट्रोल बोर्ड। दूसरी जो चेयरमैन बैठाएगी, जो दूसरी मतलब बोर्ड ऑफ मतलब का गठन किया गया, वो क्या था? निदेशकों का न्यायालय मतलब निदेशकों का मतलब बोर्ड था। इसमें क्या था कि इनके बिजनेसमैन के ऊपर बैठाया जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें ये लोग क्या करेंगे कि व्यवसायिक पर निर्णय लेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यवसाय चल रहा है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड चल रहा है, उसके ऊपर नजर रखेंगे कौन? ये बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स थे, इनके जो कॉमर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये लोग उसके ऊपर नजर रखेंगे। ठीक है, तो 2 बोर्ड बनाए गए हैं किसमें? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 के तहत। तो अब हम लोग ये भी पढ़ लिए। कौन कौन सा पढ़ चुके? 1600 हम लोग पढ़ चुके हैं, 1773 पढ़ चुके हैं, 1781 पढ़ चुके हैं, 1784 पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, कौन सा? 1830। ठीक है, ये रेगुलेटिंग एक्ट या इसको चार्टर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। चार्टर एक्ट 1813।
1813 चार्टर अधिनियम, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट था, इसमें ये जानते हो, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या किया गया कि ब्रिटिश सरकार ने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए लोगों को लालच देना शुरू किया, लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए, ठीक है, क्रिश्चियनिटी का प्रचार करेंगे क्योंकि वो सभी क्रिश्चियंस थे, तो क्रिश्चियन बनाने के लिए क्या किया इन्होंने, लोगों को भटकाना, लोगों को भड़काना शुरू किया, मतलब क्या, लालच देना शुरू किया, भड़काना नहीं होता, एक हिसाब से लालच देना शुरू किया। क्या लालच देना शुरू किया कि भाई साहब जो यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म को अपनाएगा उसको, उसके परिवार को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। आप सोच लीजिए 1 लाख रुपए उस समय में, 1 लाख रुपए उस समय में सालाना दिया जाने, मतलब जाएगा, ये उनसे कहा गया। और उन्होंने कहा, और इसी चार्टर एक्ट के तहत, 1813 चार्टर एक्ट के तहत ही, 1813 चार्टर एक्ट के तहत ही ये जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया वो इंडिया में आए और अपने क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करें, ठीक है। तो ये लोग क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करना यहाँ से शुरू कर देते हैं 1813 चार्टर एक्ट के तहत। अगला जो लास्ट पॉइंट लिखा है इसमें, तीसरा पॉइंट जो है, ठीक है, हिंदी में कर देते हैं इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था, ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, मोनोपोली को समाप्त कर दिया। मोनोपोली मिला कब इनको, 1600 एडी में मोनोपोली मिला था इनको, एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिला था। अब ये समाप्त हो गया, सिर्फ 2 चीजें बची थी कि चाइना के साथ व्यापार कर सकते हैं और ये चाय का व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। चाइना के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार में कोई और हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ यही करेंगे। लेकिन उसके अलावा जितने भी व्यापार हैं, उसके अलावा जितने भी व्यापार हैं उनमें, उन सभी में हस्तक्षेप कौन करेगा, उन सभी में ये जो है मतलब और कंपनी हस्तक्षेप कर सकती हैं। अब इनका मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इसका मतलब पॉइंट है 1813 के चार्टर एक्ट का। हम लोग अगले पे चलते हैं, ठीक है। अगला चार्टर एक्ट हमारा कौन सा है, 1833 चार्टर एक्ट। कौन सा चार्टर एक्ट है, 1833 चार्टर अधिनियम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वनडे एग्जाम के तहत, ठीक है। मतलब ये उसमें यूपीएससी एग्जाम में तो कभी नहीं पूछा गया इसके बारे में, एक बार पूछा गया है सिर्फ, ठीक है। लेकिन वनडे एग्जाम्स के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या हो रहा है कि भारत का केंद्रीकरण का अंतिम चरण था, मतलब अब जो केंद्रीकरण मैंने बोला था स्टार्टेड, आप लोग देखे होंगे कि ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, ये मद्रास प्रेसिडेंसी थी, ये बंगाल प्रेसिडेंसी थी, ठीक है। अपना स्टार्टेड हो गया था किसमें, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में जो स्टार्टेड हो गया था, वहां से गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, ठीक है। क्या कहा जाने लगा था, गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। अब ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे पावर इनकी जीरो कर दी गई, शून्य हो गई, पूरी की पूरी पावर बंगाल के प्रेसिडेंसी में आ गई, बंगाल के गवर्नर जनरल में आ गई। तो अब बंगाल के गवर्नर जनरल को इसीलिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब इसीलिए क्या कहा जाने लगा, सेकंड पॉइंट देखिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ये भारत के गवर्नर जनरल बनने लगे। द बंगाल गवर्नर जनरल इज ऑल्सो नोन एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो सब हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम बेंटिक। William Bentinck was the first Governor General of India. Who was the first Governor General of Bengal? Who was the first Governor General of Bengal? Warren Hastings. Who was the first Governor General of Bengal? Warren Hastings was the first Governor General of Bengal. When he was made as the first Governor General of Bengal in 1773 AD. ठीक है, कब इनको बनाया गया था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, 1773 में। और इनको विलियम बेंटिक को कब बनाया गया, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 में, ठीक है। आपको सिर्फ अगर ये याद है कि 1833 में केंद्रीकरण का अंतिम चरण था और 1773 में केंद्रीकरण का पहला चरण था, ठीक है, तो आप वहां पे जान जाओगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो कानून बोले जाते थे, जो लॉज होते थे, अब उनको एक्ट कर दिए गए। लॉज को क्या बना दिया गया, एक्ट बना दिया गया, अधिनियम बना दिया गया। किस चार्टर एक्ट के तहत, 1833 चार्टर एक्ट के तहत लॉज को अब अधिनियम बना दिया गया। ये काम यहां से शुरू हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से ब्रिटिश सरकार के भरोसे में प्रशासनिक निकाय है। इसका आप सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है, ठीक है।
कि मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी जितना भी मतलब वो है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जितनी भी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करेगा वो उनका सबका ट्रस्ट क्या होगा, दे आर इंट्रस्ट बोला जाता है, इंट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के ट्रस्ट में होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के भरोसे में होगा वो चीज, ठीक है। तो ये 1833 का चार्टर अधिनियम, इसमें ये चीजें हैं, इसमें जो मैंने 5 पॉइंट इनको ध्यान रखिएगा। भारत के केंद्रीकरण का अंतिम चरण था, बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और इसी चार्टर एक्ट के तहत विलियम बेंटिक को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बने हैं। यहाँ पर लॉज को अब एक्ट कर दिए गए, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जितनी भी टेरिटरी ऑक्यूपाई करेगी वो सब इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के उसमें करेगी, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर हो गई हैं। अब देखिएगा हम लोग अगले पे चलते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा है लास्ट आज का मतलब ये लास्ट चार्टर एक्ट है, आज यहीं पर हम इसको पढ़ा के खत्म करेंगे। मैंने कहा बताया था कि हम 1773 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? 1773, 1793, 1793, 1813, 1833 और 1853 इतने थे। और ये इससे लास्ट चार्टर एक्ट क्यों कहा गया ये भी हम लोग अभी पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें देखिएगा चार्टर अधिनियम 1853, इसके तहत क्या क्या चीजें हुई हैं। सबसे पहला तो पॉइंट यही इंपॉर्टेंट है, विच वाज द लास्ट चार्टर एक्ट। 1853 वाज द लास्ट चार्टर एक्ट इन इंडिया, ठीक है। लास्ट चार्टर एक्ट कौन सा था? 1853 था। इसकी क्या हुई है? अलग विधान परिषद की एक गठन की गई, अलग विधान परिषद की स्थापना की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें भारतीय मतलब जिसको बोला भारतीय केंद्रीय विधान परिषद बोला जाता था। ये वैसा ही काम करता था कि जैसा आजकल का हमारा पार्लियामेंट काम करता है, इसीलिए इसे मिनी पार्लियामेंट यानी मिनी संसद भी बोला गया है, ठीक है। अब इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो विस्तार मतलब अपना वो नहीं हो सकता था कि कितने समय तक वो विस्तार कर सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पर रोक लगा हुआ था। तो यहाँ इनको थोड़ी सी छूट दी गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी विस्तार अनिश्चितकालीन तक कर सकता है। और यहीं से ये सब बहुत ज्यादा मतलब शुरू हुआ था हमारा। आप सुने हिस्ट्री का थोड़ा सा आपको ध्यान होगा तो सहायक संधि और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। सहायक संधि और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो हमारा शुरू हुआ था यहीं से शुरू हुआ था। ये मतलब ये चीजें शुरू हो चुकी थी और इसी का कारण था कि 1857 का जो मतलब ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अनुबंधित सिविल सेवाएं, अनुबंधित सिविल सेवाएं को खुली परीक्षा कर दी गई, ठीक है। ओपन कर दिया गया इसको। अनुबंधित सिविल सेवाएं क्या थी? इसका कोवेनेटेड ये था कि मतलब कोवेनेटेड एक था कि लो लेवल एग्जाम होते थे, ठीक है, और एक होता था हाई लेवल। तो हाई लेवल वाला जो होता था इसी को बोलते थे ये अनुबंधित सिविल सेवाएं यानी कोवेनेटेड सिविल सेवाएं। इसमें क्या था, एक हैलीज नाम से वो था, ठीक है। हैलीज नाम से एक कॉलेज था जिसमें मतलब लोग पढ़ते थे, कंपटीशन का एग्जाम नहीं होता था वो, उसमें जो लोग जाकर पढ़ लेते थे उनको क्या होता था वो आईएएस बन जाते थे, ठीक है। और उनका मतलब वही लोग प्रशासन चलाते थे। लेकिन जो इस स्कूल में जाएंगे, जो हैलीज पब्लिक इसमें पढ़ने जाएंगे, इस स्कूल में पढ़ने जाएंगे, उनको चुनता कौन था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चुनते थे, ठीक है। कौन चुनता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चुनते थे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन थे? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जब लोगों को चुनेंगे तो अपने लोग को ही चुनते थे। तो अपने लोगों को ही जो चुनते थे, जो ब्यूरोक्रेसी थी, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी जो पूरी तरह से थी किसके अंडर में आ गई? ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में। यानी ये बदलाव पे बदलाव किए जा रहे हैं। 1773 का बदलाव, 1793 का बदलाव, 1813 का बदलाव, 1833 का बदलाव, लेकिन कोई भी ग्राउंड लेवल पर कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा था। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स थे, जो भी अधिकारी लोग थे, वो सिर्फ सब किसके आदमी थे? वो सब इन्हीं ईस्ट इंडिया कंपनी के आदमी थे। अब इसीलिए इसको लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने इसको ओपन कर दिया। तो ये परीक्षा में ये प्रश्न इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसका जो है चौथा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि लॉर्ड मैकाले मतलब ये पूछा जाएगा किसने किसकी सिफारिश पर इस कोवेनेटेड सिविल सर्विसेज को ओपन सिविल सर्विसेज कर दी गई। तो ये लॉर्ड मैकाले के तहत, लॉर्ड मैकाले के कहने के अनुसार, लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर जो कोवेनेटेड सिविल सर्विसेज थी इनको ओपन सर्विसेज कर दी गई, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोगों को और अच्छे से और अच्छी चीज़ें मतलब एकदम सब कुछ पढ़ाई करनी है तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इसको शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमारे टीचरों का मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। तो टीचर उतने हिसाब से, उतने अच्छे से, उतने मन के हिसाब से आपको पढ़ाएंगे और आपको छोटी से छोटी चीज़ें भी पढ़ाएंगे ताकि आपको मतलब कोई भी चीज़ें ये ना हो सिर्फ आपको रटा दें ये हुआ 1853, ये 1873, ये 1800, ये ऐसे नहीं रटाना हमें, ठीक है। हमें हर एक चीज़ एक क्रम वाइज चलेंगे,
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग चलेंगे, समय के अनुसार चलेंगे, जो जो भी लॉ बनते जाए हैं, ठीक है, उनके हिसाब से हम चलेंगे। उसके बाद एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जब इंडियन पॉलिटिकल साइंस शुरू करेंगे तो उसमें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम उसको अलग बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, और आप लोग इसका इन्फो कैप्सूल नाम से मतलब एक हम लोग ऐप भी लॉन्च कर चुके हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं पहले भी, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब आप वहाँ पर मतलब पेड कर सकते हैं, बहुत ही इजी, मतलब बहुत ही कम पेमेंट में है। आप वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही मिनिमम रेट रखा गया आप लोगों के लिए, जितना मिनिमम से मिनिमम किया जा सकता है। और आप लोगों को इसी के तहत हम लोगों के माध्यम से आप लोगों को मतलब टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो जितने भी यूपीएसआई वाले छात्र हैं, जितने भी और वनडे एग्जाम्स वाले छात्र हैं, ना कि सिर्फ यूपीएसआई वाले, जो भी वनडे एग्जाम्स वाले छात्र हैं, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो हमारे लिए बनाए जाएंगे, ठीक है। तो सब लोग अपना मतलब ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, और हम इस पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू रखिए, ताकि जब भी आप आइए तो बस ये अंदर ठान के रखिए कि बस अब फोड़ के आना, ठीक है, पेपर हमें निकाल के आना है। हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सभी को जल्द से जल्द हम मैथ की क्लास भी स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।